दोस्तों नमस्कार। मोदी सरनेम केस में आपराधिक मानहानि के दोषी करार दिए गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात के सेशन न्यायालय ने राहुल गांधी की सजा निलंबन को लेकर जो अपील दाखिल 3 अप्रैल को की गई थी उसको खारिज कर दिया। यानी निचली अदालत ने मानहानि केस में जो 2 साल की सजा सुनाई थी उसको अब सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रख दिया है। जज साहब ने सुनवाई शुरू की और सिर्फ एक शब्द बोला आते ही डिसमिस यानी याचिका खारिज। अब राहुल गांधी के ऊपर जो मानहानि का इल्ज़ाम लगा था वो ज्यों का तो बरकरार रह गया है और 2 साल की सज़ा भी यूं की यूं रह गई है। सांसद पद नहीं मिलने वाला है, घर गया वो गया, कोई राहत नहीं मिली। तो क्या अब राहुल गांधी जेल जाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए निचली अदालत के 23 मार्च के ऑर्डर को याद कीजिए। निचली अदालत ने कहा था कि हायर कोर्ट में अपील के लिए हम सज़ा को 1 महीने के लिए टाल रहे हैं। यानी अब 23 अप्रैल रविवार शाम तक सिर्फ कुछ ही घंटों का समय राहुल गांधी के पास है अपील करने के लिए। इन 3 दिनों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई रियायत नहीं मिली तो राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है। अब आपके मन ही मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतने कम समय में रियायत कैसे मिल सकती है? कल का ही तो दिन है, फिर तो सैटरडे संडे है। तो आपको हम बता दें कि ये पूरी तरह से सेशन कोर्ट ने जो निर्णय दिया है इससे निर्धारित हुआ है। अगर सेशन कोर्ट कुछ दिन पहले अपना फैसला सुना देता तो ज़्यादा समय अपील के लिए मिल जाता। अगर सेशन कोर्ट 3-4 दिन और ज़्यादा ले लेता समय का तो उनको जो ऑलरेडी जमानत दी हुई है वो एक्सटेंड हो जाती। पर अब तो सिर्फ कल का ही मुख्य दिन है। सोमवार को राहुल या तो जेल में होंगे या फिर अपर कोर्ट से कुछ सुनवाई की तारीख मिल गई तो उसी के अनुसार जहाँ तक सुनवाई की तारीख है, फैसले की तारीख को डिसाइड की जाती है, वहाँ तक ऑटोमेटिक जमानत मिल जाएगी। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि राहुल अब अपर कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे, अपील करेंगे या अपील की इच्छा न रखे जेल में जाएंगे। सुनिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज एक निर्णय आया है, कन्विक्शन को निलंबित नहीं किया गया है। ये सभी जो मूलभूत आधार हैं कानून के इस क्षेत्र के, उनके अनुसार ये गलत है। एक गलत निर्णय को अफर्म किया गया है, वो गलत है। हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, प्राथमिक जिसमें है उच्च न्यायालय की तरफ जाना, उसके अधिकार क्षेत्र का हम उपयोग करेंगे, निकट भविष्य में करेंगे। इसमें तिथि देना आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारे सभी अधिकार क्षेत्र जल्द से जल्द इस्तेमाल किए जाएंगे। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि निकट भविष्य में हाई कोर्ट का हम रुख करेंगे, तिथि बताना जरूरी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनको भी लगता है कि जो अब थोड़ा सा 2-3 दिन का ही समय बचा है, इतने कम समय में राहत मिलना बहुत मुश्किल है। राहुल को जेल जाना पड़ सकता है। जितनी स्पीड से सेशन कोर्ट का निर्णय आया है और जो वक्तव्य आया है उसको पढ़कर कई तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं। निचली अदालत के फैसले को जायज ठहराने के लिए जो मौजूदा राहुल का मानहानि का केस है उसकी तुलना करप्शन और मर्डर के केसों से की गई है। सुनिए। अगर आप कुछ 3-4 पैरास देखें शुरू के, तो विचित्रता इस केस में एक बड़ी अजीब है। केस के बाद केस, यानी पुराने निर्णय लिखे गए हैं, साइट किए गए हैं, जो पढ़ने से भी मालूम पड़ता है कि गलत साइट किए गए हैं, जो लागू नहीं होते या लागू हमारे पक्ष में होते हैं, यानी राहुल गांधी के पक्ष में, या अनुपयुक्त हैं, उनका दुरुपयोग या इस्तेमाल किया गया है निर्णय पे आने के लिए। मैं उदाहरण दूं कुछ आपको। एक पन्ने 4 पे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, केस साइट किया गया है और इन सब केसेस में सिलेक्टिवली, आंशिक रूप से कोटेशन दिए गए हैं, व्यापकता नहीं देखी गई है। एक सरीन का केस उच्चतम न्यायालय का साइट किया है माननीय न्यायाधीश जिनका निर्णय आज आया है, और उसमें ये लिखा है, इफ सो द लीगल पोजीशन कैन बी लेड डाउन दैट व्हेन कन्विक्शन इज ऑन अ करप्शन चार्ज अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट द कोर्ट शुड नॉट सस्पेंड द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। अब ये अंडरलाइन किया गया है ये माननीय सेशंस जज द्वारा अंडरलाइन किया गया है, सिर्फ इन्हीं हिस्सों पे रिलाई किया गया है। क्या ये करप्शन चार्ज का केस था? राहुल गांधी करप्शन चार्ज पे संदिग्ध हैं या अभियुक्त हैं?
दूसरा उदाहरण दिया नवजोत सिंह सिद्धू का। याद रहे, वैसे नवजोत सिंह सिद्धू के केस में मर्डर चार्ज था, मैनस्लॉटर चार्ज था, उसको अंडरलाइन किया गया। मैं सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन पढ़ रहा हूं निर्णय के, और ये अंडरलाइनिंग मेरी नहीं, प्रिंटर की नहीं, माननीय न्यायाधीश की है। दूसरा, जब आप नवजोत सिंह सिद्धू का साइट करते हैं अंडरलाइन करके, तो ये सेंटेंस जो आपने अंडरलाइन किया है, क्या कहता है? बट द पर्सन सीकिंग स्टे ऑफ कन्विक्शन should specifically draw the attention of the appellate court to the consequences that may arise if the conviction is not stayed. राहुल गांधी ने क्या किया था? यही तो बताया था कि परिणाम कितने सीरियस हैं कि मेरे को जो मानव अधिकार है पार्लियामेंट के अंदर बोलने का या रहने का, वो निलंबित हो जाएगा। और याद रहे कि यही कॉन्सिक्वेंसेज एक मर्डर चार्ज में 2007 में माननीय सिद्धू साहब ने उच्चतम न्यायालय को बताया, उन्होंने सस्पेंड कर दिया कन्विक्शन मर्डर चार्ज में। इसको साइट करते हैं माननीय न्यायाधीश, अंडरलाइन करते हैं, लेकिन मेरे विरुद्ध लागू करते हैं। यह आपको पारदर्शी लिखित रूप से आम आदमी को समझने वाली गलतियां बता रहा हूं, मैं कोई कानूनी दलील नहीं कर रहा। तीसरा केस साइट किया है रविकांत पाटिल का, अंडरलाइन किया है, वही कहा है शुड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द एपेलेट कोर्ट टू द कॉन्सिक्वेंसेस दैट मे अराइज इफ कन्विक्शन इज नॉट स्टेड। ये इसलिए लिखा जाता है सेंटेंस कि जहां पर कोई आदमी निलंबित हो जाए, सस्पेंड हो जाए असेंबली से या पार्लियामेंट से, तो ये परिणाम आप लाइए सामने, हम सस्पेंड कर देंगे कन्विक्शन। इसको साइड किया गया मेरे विरुद्ध। ये तो मजाकिया गलती होगी, और इसको हम उच्च न्यायालय में बिल्कुल सामने रखेंगे। एक चौथा केस श्याम नारायण पांडे साइड किया गया, आपके पन्ने 6 में होना चाहिए अगर आपके पास कॉपी है तो। उसमें लिखा है similar, if the convict is involved in crimes which are so outrageous, then it would have serious impact on the public perception of the integrity of the institution, then it should not be stayed. Criminal मानहानि so outrageous, इसको तो टेररिज्म जैसी बात कर रहे हैं या खून खराबे की बात कर रहे हैं। मानहानि का चार्ज है जो अभी मानहानि के लेवल पे है। इस प्रकार के कई ऐसे और उदाहरण हैं जो दिखाता है कि प्राथमिक सिर्फ देखने से भी निर्णय संदिग्ध है, गलत है कानूनी रूप से, जिसका आधार नहीं है। 3 और जगह, एक उसका उदाहरण है पृष्ठ नंबर 10 पे और एक अंत में वापस बार बार इस न्यायालय ने, इनके माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि appellant has insulted and humiliated Mr. Modi, the Prime Minister. And then he said, and other 13 crore members of the Modi community. तीनों जगह ये बड़ा स्पष्ट है, मैं कोट कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये बड़ा स्पष्ट है कि उनका पूरा निर्णय इस बात से एक ओवरशैडो हो गया है या ज्यादा प्रभावित हो गया या दुष्प्रभावित हो गया है कि माननीय मोदी जी डिफेम हुए। लेकिन वो बात भूल गए जनाब कि मोदी जी तो कंप्लेनेंट ही नहीं है, मोदी जी तो कंप्लेनेंट ही नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि हर उनमें से जो 13 करोड़ मोदी से उन्होंने लिखा है उसमें से कोई भी आके ये याचिका डाल सकता है तो वो बात दूसरी है। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा है, ये भी पढ़ी दूसरी जगह जहां कहा उन्होंने, पैरा 5 रोमन 5 एट पेज 12, made derogatory remarks against the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in general public and further compared the persons having Modi surname. So clearly, unfortunately, he is influenced by the high office of the Honorable Prime Minister, forgetting that the Honorable Prime Minister is not the complainant. As a matter of fact, one of the important points is in defamation law that only the person directly affected can maintain. Now it's a moot question of arguments that the other members of the Modi community can and cannot or to what extent can maintain, वो हम आर्ग्यू करेंगे। लेकिन मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं इस निर्णय का। पहले 10 निर्णय साइट करना, उनके गलत पोर्शंस पर रिलाय करना, ये सजेस्ट करना कि हमने कॉन्सिक्वेंसेस आर्ग्यू नहीं किए, ये नहीं देखना कि वो सब उदाहरण ऐसे केसेस के हैं जो इससे बहुत ज्यादा सीरियस थे और हमारे डेफमेशन केस में अप्लाई करना। जो 202 जुरिस्डिक्शन की बात आपको याद है मैंने पहले की थी कि अगर कोलार में ये चीज हुई है और गुजरात पहुंच जाए कोई आदमी याचिका लेके, तो 202 प्रावधान में आपको पहले प्राथमिक रूप से थ्रेशोल्ड में शुरुआत में ये देखना पड़ता है कि क्या वहां पर अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। उस पर पूरा एक सेक्शन लिखा है, लेकिन ये नहीं कहा कि भाई मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर
जो हमने चुनौती दी है सेशंस कोर्ट में, उन्होंने कहां डील किया इसके साथ, या उनका इसके साथ डील करना सही है या गलत है, ये कहीं नहीं बता पाए हैं। ये पूरा 3-4 पन्नों पे उन्होंने डील किया है, यानी सेशंस कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने, लेकिन ये नहीं बता पाए कि किस प्रकार से ये जस्टिफाई होता है कि कोलार से जो गुजरात की यात्रा है उसको उन्होंने 202 को अप्लाई करे, लागू किए बिना कैसे निर्णित किया। अंत में मैं जो पैरा 12 है उसके अंत का पोर्शन पढ़ देता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं हिंदी में। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन आई होल्ड दैट द लर्नेड काउंसिल फॉर द appellant has failed in demonstrating that by not staying the conviction and denying an opportunity to contest the election on account of disqualification, an irreversible and irrevocable damage is likely to be caused. अब ये बताएं मुझे, मैं जानना चाहूँगा, मैं एजुकेट होना चाहूँगा कि किसी भी MP MLA इससे ज़्यादा क्या बता सकता है कि मेरे जो दिन निकल गए पार्लियामेंट के, संसद के, उनको आप वापस नहीं दे सकते। इर्रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, इर्रिवोकेबल का मतलब क्या होता है, और क्या दिखा सकता है कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो, इन्होंने जो लिखा है यहाँ पर, बाय नॉट स्टेइंग कन्विक्शन एंड डिनाइंग एन अपॉर्चुनिटी irrevocable and irreversible damage is likely to be caused. That is the whole case of Rahul Gandhi for stay of conviction. बाद में आप कन्विक्ट करिए ना, फाइनल में हियरिंग में कन्विक्ट करिए, लेकिन जब तक ये लंबित है तब तक स्टे करें। इससे ज्यादा क्या ज्यादा प्रभावशाली कारण हो सकता है, जिसको 3 सेंटेंसेस 6 लाइन में 12 नंबर पैरा में एक डिस्मिस कर दिया है। ये सब, इसके अलावा बहुत सारे और गलतियां हैं जिनको चुनौती बहुत जल्द से जल्द दी जाएगी। सुना आपने, कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि अपर कोर्ट में सही से सुनवाई होगी तो कन्विक्शन जो है राहुल गांधी का, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इतने विश्वास से तो ये साहब लोअर कोर्ट का जिस दिन आदेश आया उस दिन भी कह रहे थे कि सेशन कोर्ट से हमें मिल जाएगी। कहीं राहुल गांधी को निपटाने का तो इरादा नहीं है, ऐसा भी सवाल कोई लोग छोड़िए। थोड़ा सोचिए कि अगर राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करने के बजाय उनके पास ये ऑप्शन था कि वहाँ अपील कर सकते थे, उन्होंने कहाँ अपील किया? सेशन कोर्ट में अपील किया। क्या मकसद था? अगर ये उनका ये मकसद था कि सुनवाई में ही ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो उनका ये दाव चला नहीं। 3 अप्रैल को अपील की थी, 20 अप्रैल को फैसला आ गया आज। अब हाई कोर्ट जाएंगे तो संभावना यही है कि हफ्ते 10 दिन में वहाँ से भी फैसला आ जाएगा। अंततः सुप्रीम कोर्ट में ही डिटेल्ड और लंबे समय तक सुनवाई की आस है। आप सबको पता है कि 3 अप्रैल को खूब गाजे बाजे के साथ, कई मुख्यमंत्रियों के साथ, कई बड़े नेताओं के साथ, भारी मात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी सूरत के सेशन कोर्ट में अपील दायर करने पहुंचे थे। फंडामेंटल राइट्स हनन के अंतर्गत राहुल गांधी सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, पर यहाँ न जाते हुए सेशन कोर्ट में ही अपील करने का जो दाव था वो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि उसका मकसद क्या था। आज जो फैसला सुनाया गया है उसके जज थे रोबिन मोगेरा। वो कोर्ट में आए, आते ही एक ही शब्द बोला, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिसमिस, यानी याचिका उन्होंने खारिज कर दिया। आते ही कौन है जन रोबिन मोगेरा, जानना तो चाहोगे आप? याद कीजिए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस, फेक एनकाउंटर का इल्ज़ाम किस पर था? अमित शाह और दूसरे लोगों पर। उस केस में वकील कौन थे? यही रोबिन मोगेरा साहब थे, अमित शाह के वकील। अमित शाह के साथ कई और लोग भी इस तथाकथित फर्जी एनकाउंटर में फंसे थे। इस केस में अमित शाह साहब बरी हो गए। उस समय के वकील रोबिन मोगेरा आज जज बन चुके हैं और अमित शाह राज्य गृह मंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री बन चुके हैं। यानी इन दोनों के बीच में बॉन्ड काफ़ी पुराना है। आज जो फैसला जज मोगेरा साहब ने सुनाया है, कथित तौर पर इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि वो जज साहब हैं तो ऐसा निर्णय आ सकता। इसलिए याचिका खारिज होने का फैसला आते ही तुरंत बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कांग्रेस पहले ही रणनीति बना चुकी थी कि जैसे ही निर्णय आता है, निर्णय आएगा वो हमें लगभग पता ही है, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। असली खेल कोई समझ सके तो यहीं से शुरू हो चुका है। राहुल गांधी इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि गुजरात के अंदर असल में चल क्या रहा है। हम और आप तो गुजरात से हैं नहीं, तो हमें गुजरात की बीजेपी सरकार की प्रशासनिक जुगलबंदी का कैसे पता चलेगा? हमारी और आपकी तरह जो गुजरात के सामान्य लोग हैं उनको भी नहीं पता होगा कि उनके राज्य में
जो शक्तिशाली ताकतें हैं जो सरकार में बैठी हैं, वो सरकारी संस्थाओं को केंद्र की सह पर किस तरह इस्तेमाल कर रही हैं। तो क्या राहुल गांधी को गुजरात की बीजेपी सरकार और गुजरात की न्यायपालिका में किसी गठजोड़ का कोई सुराग मिल गया है? हो सकता है। 2002 के गुजरात दंगों के असली आरोपी अगर कोर्ट की नज़र से बच जाते हैं तो ये इशारा बहुत कुछ कहता है। बिल्किस बानो के हत्यारों को गुजरात की बीजेपी सरकार सजा माफ़ी करके समय से पहले रिहा कर देती है अच्छे आचरण के चलते, तो ये काफ़ी कुछ ये मुद्दा कहता है। हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी के लिए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए वहाँ की स्थानीय संगठन, गुजरात के स्थानीय संगठन ये सोचते हैं कि वो कुछ भी बोलेंगे, हेट स्पीच देंगे, अंततः मोदी जी बचा ही लेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? उनमें न्यायालय का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। रामनवमी के दिन विश्व हिंदू परिषद के लोग गुजरात में अगर खुले में ये कहते नज़र आ रहे हैं कि गोधरा को रिपीट कर देंगे, तो क्या इनको पुलिस और न्यायालय का भय नहीं है? गुजरात के अंदर एक नज़र आप दौड़ाएंगे और ठीक से गौर करेंगे तो पाओगे कि पैसा और पावर तो इस देश में गुजरातियों के ही पास है। सबसे अमीर उद्योगपति जिनकी सरकार से सीधी साठगांठ है वो तो गुजरात से ही है। गुजरात में बेशक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भाई भूपेंद्र पटेल बैठे हों, पर चलती तो मोदी जी की है। तो अगर बेशुमार पैसा और बेशुमार ताकत अगर गुजरातियों के ही पास है, सब कुछ गुजरात में ही केंद्रित है, तो क्या इसकी नज़र गुजरात की न्यायपालिका पर नहीं पड़ेगी? क्या पूरे गुजरात की तमाम संस्थाएं मोदी के इशारे पर नहीं नाचेंगी? क्या गुजरात की न्यायपालिका भी इसकी चपेट में आ गई है? क्या नरेंद्र मोदी ही गुजरात में एकमात्र राजा है जिसमें सारी शक्तियाँ निहित है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, एक्स्ट्रा। क्या इसी जुगलबंदी की पोल पट्टी खोलकर राहुल गांधी पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए निचली अदालत, फिर सेशन कोर्ट और फिर आगे चलते हुए हाई कोर्ट भी सब कुछ गुजरात में जो संस्थाएं ये हैं मोदी के इशारे पर नाच। अगर राहुल गांधी की मंशा सच में यही है तो अब उनका अगला कदम क्या होगा उससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सेशन कोर्ट से आज याचिका खारिज हो गई, अब राहुल गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी हाई कोर्ट को सरपास कर सकते हैं, क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। पर क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर से गुजरात में ही स्थित हाई कोर्ट में अपील करेंगे? अगर राहुल अब गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी लगाते हैं तो समझ लीजिए कि राहुल ये बताना चाहते हैं कि मोदी सत्ता किस लेवल तक गुजरात में न्यायपालिका के अंदर घुसी हुई है। आपका शक उस दिन यकीन में बदल जाएगा जिस दिन गुजरात हाई कोर्ट ने भी वैसा ही फैसला दे दिया जो आज सेशन कोर्ट ने दिया है और निचली अदालत पहले दे चुकी है। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं कि मोदी सत्ता ने अपनी ताकत के बल पर लगभग हर संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। अगर राहुल गांधी इस बात को समझाने में कामयाब हो पाए तो एक झटके में ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो भी इस देश की जनता को समझा पाएंगे। जनता को समझ आ जाएगा कि दरअसल प्रचार और एडवर्टाइजमेंट से मोदी के चेहरे पर पानी की तरह पैसा क्यों बहाया जा रहा है। जनता को समझ में आ जाएगा कि क्यों गांव नुक्कड़ से लेकर तमाम सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर सिर्फ मोदी ही मोदी दिखाए जाते हैं। जनता समझ पाएगी कि सरकार दरअसल वोटें से नहीं जीत रही, ईवीएम के खेल से जीत रही है। देश की जनता को ये लगे कि सही तरीके से बीजेपी ने इतने वोट पाई हैं, इसलिए चारों तरफ मोदी ही मोदी दिखाया जा रहा है। सभी विभागों का काम मोदी जी कर रहे हैं, रेल मंत्री का काम झंडी हिलाकर खुद मोदी जी ही कर रहे हैं, ताकि जनता के मन में ये इमेज बन जाए कि मोदी साहब की तो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो इनका तो जीतना तय है। ईवीएम की सच्चाई क्या है आपको इस घटना से पता चल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए, 2018 से चुनाव में प्रयोग की जा रही वीवीपीएटी मशीनों में से 6,50,000 यानी टोटल की 1/3 मशीन डिफेक्टिव हैं। टोटल लगभग 17 लाख यूज की जा रही हैं। इन्हीं मशीनों से 2018 से लेकर अब तक राज्य विधानसभा चुनाव होते आ रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव भी इन्हीं वीवीपीएटी मशीनों के जरिए हुए थे। ऐसा भी नहीं है कि रैंडमली कोई मशीन ही खराब है। चौंकाने वाली बात तो यही है कि लगातार पूरी सीरीज ही खराब है। लगातार 1 लाख मशीनों तक लगातार एक ही सीरीज में खराब हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक पूरी ही ये सीरीज लगी हुई थी और सारी सीरीज ही खराब होने के कारण नतीजे प्रभावित हुए हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव आयोग इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ ये बता रहा है कि हम तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जुटे हुए हैं, जो मशीनें खराब थी उनको मंगा लिया है, नई मशीनें उनकी जगह भेज दी गई है। ये नहीं बता रहा कि समय पर इन जो खराब हुई मशीन है इनका ऑडिट हुआ था या नहीं हुआ।
अब इतने साल बाद क्यों पता चल रहा है? पिछले इस लोकसभा चुनाव में जो खबरें आई थी कि बटन किसी का दबाते हैं वीवीपीएटी से पर्ची जो है भाजपा की निकल रही है। मशीन खराब होने से अगर वोट बीजेपी को ही जा रहा है तो इसे मशीन खराब होना कैसे कहेंगे? इसे तो जानबूझकर की गई साजिश कहेंगे। खबर ये आई है कि इन 6,50,000 मशीनों को ठीक करने के लिए अब वापस निर्माता के पास भेजा जा रहा है। ये नियम है कि जब भी वीवीपीएटी मशीन को बाहर वेयर हाउस से निकाला जाता है तो मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के सदस्य हैं उनमें से किसी को मौजूद रहना होता है। पिछले साल दिसंबर में इसके लिए सदस्यों को बुलाया गया था। ओपोजिशन के सदस्यों ने कारण पूछा कि पूरी सीरीज ही मैन्युफैक्चरर के पास वापस क्यों जा रही है, तो कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का कहना है कि ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सामग्री पर चलती हैं। दबाते हैं वो मैकेनिकल है, रिकॉर्डिंग होती है सारी की सारी वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। ये खराब हो सकती हैं। एक चुनाव में प्रयोग होने पर 4,000 मशीनों तक खराब ये हो सकती हैं। वो भी रैंडमली खराब होती हैं, लगातार एक सीरीज में खराब नहीं होती। पर अब जो 6,50,000 मशीनों के खराब होने का जो आंकड़ा आया है वो भी एक ही सीरीज में, ये चौंकाने वाला है। ये पूर्व चुनाव आयुक्त का कहना है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार जब भी नई ईवीएम या वीवीपीएटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हायर अथॉरिटी से आती हैं, जो राज्य चुनाव आयोग होता है, जो मुख्य चुनाव आयोग है दिल्ली में, वहाँ से अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँचती है तो पहले एक फर्स्ट लेवल चेक यानी कि FLC होता है। अगर इस चेक में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो 7 दिन के अंदर ही डिफेक्टिव मशीन को वापस भेजना होता है। पर इन 6.5 लाख वीवीपीएटी मशीनों में चेक के दौरान कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। लोकसभा और कई राज्य विधानसभा के चुनाव इन्हीं मशीनों से संपन्न हो गए। उसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग दिल्ली से संदेश देता है, ऊपर से संदेश आता है कि फलाना फलाना सीरीज की जो वीवीपीएटी मशीनें हैं वे राज्य चुनाव आयोग हमें भेज दे क्योंकि वे खराब हैं। ट्विस्ट यहाँ पर है, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मशीन चेक हुई तो कोई खराबी नहीं थी, फिजिकली चेक हुआ तो बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग को कैसे पता लगा कि ये मशीनें खराब हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि रिमोटली इन मशीनों को कहीं से खराब किया गया है, दूर बैठे ही। अगर रिमोटली ये कांड हुआ है तो पिछले कई चुनावों में जना आधार के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो बहुत बुरी चीज़ है। बेवजह लोग चाणक्य नीति का क्रेडिट अमित शाह साहब को देते हैं, असली चाणक्यगिरी तो यहाँ हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम उठाकर देख लीजिए, खूब अफवाह फैलाई गई कि बीजेपी की मजबूत चाणक्य नीति के कारण बीजेपी को बम्पर सीटें मिली हैं। 2019 के वोट काउंट के देखें तो पूरे ओपोजिशन का वोट शेयर जो है बीजेपी से ज़्यादा है, पर सीटें बीजेपी को ज़्यादा मिली हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सीटें। वोट काउंट देखेंगे तो अनगिनत सीटों पर बीजेपी मात्र 1,000 से लेकर 10,000 वोट के डिफरेंस से ही लोकसभा का चुनाव जीती है, बहुत ही कम मार्जिन से। तो क्या ये बीजेपी की चाणक्यगिरी का नतीजा है या फिर चुनाव आयोग के वीवीपीएटी मशीनों का कमाल है? जांच होनी चाहिए कि ईवीएम के काउंट और वीवीपीएटी के काउंट साथ में मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। अगर हमारा पड़ोसी देश ईवीएम को रिप्लेस करके बैलेट पेपर से चुनाव करा सकता है तो हमें क्यों नहीं उस छोटे से देश से सीखना चाहिए? हम तो बड़े बड़े देशों के बहुत उदाहरण देते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी अपने आप को बोलते हैं। तो जनता को भी अधिकार है ना कि वो अपने जनप्रतिनिधित्व जो उनको चुनना है उसको अपने तरीके से चुने। ईवीएम से चुनने का अधिकार है तो ईवीएम से चुने। अगर जनता आज चाह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए, तो मोदी सरकार बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा रही है? थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद ये ईवीएम और ये वीवीपीएटी इतनी बड़ी संख्या में इनमें गड़बड़ी सामने आ रही है, तो इसके क्या नतीजे हैं? ये तो सरेआम जन आधार का अपमान है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या ईवीएम बैन होकर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम देखेंगे। नमस्कार।